हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे कॉन्सेप्ट किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ देखिए ये स्टेट करता है कि जो करेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के। देखिए, तो ओम्स लॉ इज, देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू, देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। मतलब ये कि जो मेरा आई है दैट इज करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसी को हम लोग करेंट भी कहते हैं। तो अब हमारा जो ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ ने यही बस हमसे इतना बोला था कि जो भी करेंट हमारा फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस को लोग कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं, वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये कि जो भी फिजिकल कंडीशन होंगी, जैसे कि वायर है, अब उसको हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर पे ये सारी चीजें होगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक वायर है, कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, तो कहीं पे कुछ टेम्परेचर, कहीं पे कुछ टेम्परेचर, तो अलग अलग करने पे ये कुछ वेरी कर सकता है। बट ये ओम्स लॉ ने जो उन्होंने इलस्ट्रेट किया है, वो बस इन्होंने ये बोला है कि आई इज, एंड इट मीन्स करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब चलिए हम लोग अपने चलते हैं। देखिए, इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया आई इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ से इन्होंने एक रिलेशन दिया है जो कि हम लोग इसी से डिराइव करेंगे। जब देखिए आई करंट मेरा क्या था, आई, जब देखिए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो सकता है, तो क्या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं हो सकता? देखिए, इसी चीज को इन्होंने जब ये देखिए ये दिखाई, जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, जब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो वो मेरा कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, देखिए आर। ठीक है, इसी को हम लोग बाद में आगे चल के क्या बोलते हैं, देखिए रेजिस्टेंस। ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिल गया V इक्वल टू आर आई। यहाँ पे V क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे V मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है मेरा, रेजिस्टेंस, और देखिए I मेरा क्या हो गया, करेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो ये जो वैल्यू ऑफ आर है, ठीक, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस मेरा क्या है, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड, मतलब ये कांस्टेंट कौन है, देखिए आपका रेजिस्टेंस आर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लेंथ। ये भी हम लोग भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे बहुत ही इलेबोरेट डिटेल में। नेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड टेम्परेचर, इन सब फैक्टर पे ये मेरा रेजिस्टेंस हम लोग का डिपेंड करता है। अब देखिए, अब कुछ फैक्ट पॉइंट्स देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल, द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट आल्सो गेट डबल। ये क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि जब भी हम लोग पढ़े थे, देखिए हमें किसको निकालना है, जिस चीज को हमेशा ध्यान दीजिए, v है। देखिए ये v के बारे में बोला है, तो अभी हम लोग पीछे पढ़े v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो अगर ये मेरा डबल हो रहा है तो ये भी मेरा डबल हो जाएगा। फिर सेकेंड केस देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, तो अगर मेरा ये जो हाफ हो रहा है पोटेंशियल, तो ये भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब देखिए सेकंड केस क्या बोल रहा है, देखिए इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, देखिए आर क्या हो रहा है, तो पहले रिलेशन लिख लीजिए, V इक्वल टू क्या होता है मेरा, I और R। ठीक, इसमें से ये मेरा क्या होता है, किसी भी एक वायर के लिए कांस्टेंट। अगर R मेरा देखिए डबल हो रहा है, द करंट गेट्स हाफ, एंड इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट डबल। क्यों, क्योंकि देखिए V को जब हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, V कांस्टेंट, तो हमें क्या हो जाएगा, मिलेगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो देखिए अगर हम एक वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए, अगर देखिए हम एक टर्म को बढ़ा रहे हैं, इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसको में क्या करना होगा, घटाना होगा। या अगर हम देखिए इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, मतलब देखिए जो मेरा ये रिलेशन है, देखिए रिलेशन क्या है मेरा, V इज इक्वल टू I R, मतलब कि देखिए अगर रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R डबल, ठीक, एंड द करेंट गेट्स हाफ। करंट हाफ क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये तभी ये 2 कट जाएगा,
समझ रहे इस चीज को। तो जैसे कि I इंटू आर हमेशा V क्या रहेगा मेरा कांस्टेंट। ओके, अब देखिए जो मैंने अभी लिखा था I1 R1 इक्वल टू I2 R2, क्योंकि V कांस्टेंट रखना है। अगर हम मान लेते हैं इनिशियली I R है, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या हो रहा है डबल 2R, यहाँ पे हमको I2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए R से R कैंसिल, तो ये देखिए 2R की इधर डिवाइड करेगा तो I/2 इज इक्वल टू I। देखिए I2 इस तरीके से मेरा I2 निकल गया। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ के हमेशा आप देख रहे हैं कि डबल हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स को देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम ऐसे ही जल्दीबाजी में आंसर न दें, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करना होगा तो आपको सारे पॉइंट्स को देखिए याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखिए ये रिलेशन में हमेशा याद रखेंगे V इक्वल टू क्या होता है बस IR, इसको ध्यान में दीजिए और देखिए कौन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहेगा उसी रिलेशन हम डेवलप करेंगे, बाकी सारी चीजें हमारी निकलती जाएगी। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। वो फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट कौन है मेरा, देखिए ये I है। ओके, ध्यान दीजिए, तो अब बचा कौन V। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देखिए आ गया सेकंड जो ये मेरा, देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए रिलेशन लिखिए V इज इक्वल टू I R। देखिए क्या पूछा था, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसके बारे में पूछा है। अब बचा कौन कौन, देखिए एक V बच रहा है, एक मेरा R बच रहा है। देखिए यही चीज क्या होगा यहाँ पे करेगा, देखिए स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये आ गया V और बचा कौन R। देखिए R भी आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आ चुका है। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एक्चुअल में देखिए अगर आप आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस क्या एक तरह से अपोज करता है किसको, चार्ज करंट को फ्लो करने में। अब करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या एक तरह से किसी चीज को रेजिस्ट करना, अपोज करना। जैसे क्या नाम है, एक आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप स्मूथली जा रहे हो, दूसरा अगर आप जा रहे हो कहीं पे बहुत ही रास्ता ट्रैफिक है, तो जो ट्रैफिक वाला रास्ता क्या वो आपके रास्ते को रोक रहा है, तो उसी को हम लोग अपोज कर रहे हैं, मतलब कि विरोध कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किसको अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो को। ओके, अब देखिए इसको डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड, मतलब ये कुछ में से करंट को फ्लो करने के लिए क्या करता है, अपोज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हो साइड में, ये देखिए इस तरीके से हमारा कुछ रेजिस्टेंस हम लोग को मार्केट में मिलता है। इसमें देखिए कलर कोडिंग भी अपनी अपनी होती है, इसको भी हम लोग आगे में पढ़ेंगे। और जैसा कि भी जैसे से आता जाएगा कलर, वो तो मोस्टली हम लोग कलर कब पढ़ते हैं, देखिए हम लोग के 11-12 में तो डीपली है। ठीक है, तो चारों बैंड के हम लोग पढ़ते हैं उसको डिटेल में। अभी यहाँ पे हम लोग बस इस रेजिस्टेंस के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस है क्या, अभी हम लोगों ने पीछे पर V इक्वल टू IR, अगर देखिए इसको अगर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I। देखिए इसी चीज को यहाँ लिख दिया, रेजिस्टेंस इक्वल टू V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है मेरा करंट। अब देखिए रेजिस्टेंस की सिंबॉलिक SI यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, देखिए ये इसकी ओम है, सिंबल मेरा ये, इसको हम लोग ओमेगा भी, ये क्या नाम है इसका नाम ओमेगा है और सिंबल ये होता है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। अब देखिए डिफाइन 1 ओम, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे क्या है V इक्वल टू I है। देखिए ये सब चीज याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है, आराम से समझिए। तो R की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन I। तो देखिए ये 1 कब होगा, R क्या है 1 ओम, 1 ओम कब होगा, जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल अपॉन 1 एम्पियर करंट होगा। देखिए 1 पोटेंशियल कितना हो, ये भी 1 हो, ये नहीं कि क्या नाम है 2 कर दें बाद में तो कट ही जाएगा, ऐसा देखिए हम लोग डिफिनेशन के टाइम नहीं करते। ओके, तो अब इसी को देखिए जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, तो ये देखिए 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। देखिए इसी को देखिए 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये देखिए कॉमन स्टेटमेंट है, जब भी कोई भी आंसर लिखेगा इतना तो आपको लिख ही सकते हो। 1 ओम क्या है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल, V क्या है मेरा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देखिए मैंने लिया ना 1 वोल्ट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। मतलब कि देखिए 1 ohm of resistance is defined as when 1 volt of potential difference is applied ठीक है to its end, किसके end, जो मेरा क्या नाम है वायर होगा उसके एंड में 1 वोल्ट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं,
अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू, जिसमें क्या हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो यही क्या है मेरा 1 ओम की डिफिनीशन। ओके, अभी हमने पहले पता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड होगा, लेंथ, थिकनेस, मटेरियल, ठीक है, नेचर किस टाइप का है और टेम्परेचर पे। ओके, फिर ध्यान दीजिएगा 1 ओम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 ओम, 1 वाट पावर आएगा तभी 1 वाट आएगा। तो ऐसे जितने भी आएंगे पहले अपन का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद जो जो चीजें सबको 1 कर दीजिए। जैसे देखिए और आसान भाषा देखिए, फॉर्मूला क्या था, हमको आर पूछा 1 ओम, ओम मतलब रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू क्या हो गया वी बाई आई, ये V1 ये V1, ठीक है, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। बस सिंपल सा, ये चीज को हमको स्टेटमेंट में बना देना है, सिंपल सा है। 1 ओम क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। सिंपल सा, कुछ भी नहीं याद करना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आता है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट। देखिए मेरा V कितना हो गया 24 वोल्ट, बैटरी एंड रजिस्टर R की वैल्यू कितनी है 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, हमें करंट निकालना है। तो सिंपल सा V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो हमको I निकालना है V बाई आर। देखिए 24 अपॉन 60, देखिए 6 से काटिए 4 टाइम, और देखिए क्या बचा 4 बाई 10, इसको हम लोग 0.4 I है तो इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर, ठीक है। देखिए 1 डिजिट पे डेसिमल, क्योंकि काटने में क्या होगा, देखिए छोटा 2/5 बनेगा, तो वो सब देखिए बच्चों वाला कैलकुलेशन आप लोग मत करिए, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो स्मार्टनेस लाइए। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब जो वायर हमारा वो नेग्लिजिबल है, तो हमें जो रेजिस्टेंस करंट निकालना है वो क्या क्या हो गया मेरा V इक्वल टू IR से निकल चुका। अब एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब देखिए हाईएस्ट स्टडीज में आती हैं, मोस्टली आपके ये आएगी 12th में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर करंट कनेक्टिंग वायर नेग्लिजिबल, इसका क्या मतलब है। देखो आप, कोई भी करंट अगर फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वायर में फ्लो करेगा। तो जितने भी कंडक्टिंग वायर होते हैं उन सबके कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। ये बात अलग है, चूंकि अभी हम छोटे लेवल पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो चूंकि अगर उन सब चीज को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो चीज हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो इसलिए ये लिख दिया जाता है कि ये क्या है नेग्लिजिबल। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है V और I में ग्राफ। देखिए जैसे कि ओम्स लॉ ने ये स्टेट किया है। देखिए अब इसके बाद आपने देखा होगा कि ओमिक नॉन ओमिक, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक। देखिए ओमिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो मेरा V और I का जो ग्राफ बनता है ये हमेशा क्या होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि देखिए कोई भी सर्किट में अगर V और I का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन अगर इस तरीके से बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और अगर देखिए ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरीके से कर्व में बन गया या फिर कुछ और भी शेप जा सकता है इस तरह से, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक। तो जो ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ के लिए स्पेशली, तो वो हमेशा जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्या नाम है सैंपल लेकर के हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है, एक प्रॉब्लम। यहाँ पे दिखा रहा है कि अलग अलग V पे अलग अलग, देखिए ये सारे डाटा दिए हुए हैं, अलग अलग V पे अलग अलग I दे रखा है। तो उन सबको प्लॉट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लैब में, जब क्लास 10 के में अगर आप ये करते हैं तो ये आपको लैब में मिल जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंट लैब में आते हैं तो इसको हम लोग करते कैसे, देखिए हम लोग को रीडिंग किसकी लेनी होती है। देखिए हम लोगों को मेनली V की रीडिंग लेनी होती है I की। V की रीडिंग कौन ले रहा है मेरा यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर। I कौन ले रहा है, ये मेरा अमीटर। अब देखिए यहाँ पे आती है ये बात, ये रियोस्टेट क्या है। देखिए ये मेरा एक सर्किट हो गया, बैटरी बॉक्स होते हैं, ठीक है, ये P हो जाएगा, ये मेरा रियोस्टेट। और इस तरीके से हम लोग क्या नाम है स्लाइडर बेस होते हैं। और ये मेरा अमीटर, जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े हैं कि अमीटर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं सीरीज। ओके, नेक्स्ट देखिए ये मेरा लोड है या फिर रेजिस्टेंस कह लीजिए, जिसमें इसी R की वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना होता है। और ये मेरा वोल्ट मीटर V है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े कि पैरेलल में होता है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं वेरी हाई रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस, और अमीटर का हम लोग वेरी लो रेजिस्टेंस, और ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो अब देखिए जैसे आप देख रहे हो कि इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कि मतलब यहाँ से हम लोग सप्लाई क्या करेंगे बदलते जाएंगे, मतलब कि एक बार पिन यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग
अलग अलग सप्लाई देंगे। जब अलग अलग सप्लाई हम लोग देंगे तो क्या होगा कि अलग अलग करंट क्या होगा सर्किट में हमारे फ्लो करेगा। जब अलग अलग करंट फ्लो करेगा तो जो ये वोल्ट मीटर है और अमीटर ये दोनों अलग अलग रीडिंग रीड करेंगे, तो जिनको हम लोग V और I को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 करके। इस तरीके से हम लोग अपना कम से कम 3 to 4 रीडिंग बना लेते हैं। अब सब लैब में अगर हम लोग करते हैं तो मोस्टली 5 लेके चलते हैं, 4 to 5 रीडिंग। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हम लोग V I को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। देखिए अब उसके बाद आता है कि अब ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आते हैं कि भाई हमारे पास 3 टाइप के मेन होते हैं मटेरियल, एक होते हैं गुड कंडक्टर, एक रजिस्टर, एक इंसुलेटर। देखिए गुड कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब ये कि जिसमें से कंडक्शन क्या हो जाए कि अगर हम सप्लाई दें तो वो इलेक्ट्रिक को क्या करे, कंडक्ट कर सके। ठीक है, वो भी इजिली, जिसमें कि रेजिस्टेंस क्या हो, काफी बहुत ही कम। ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर। और जिसमें देखिए क्या नाम है, गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस हो, क्या हो, देखिए कंपैरेटिवली हाई, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स, जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस हो मगर क्या हो, कंडक्टर से ज्यादा हो। और इंसुलेटर क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके का क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइटली हाई। देखिए वही यहाँ पे शब्द लिखा है, दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब देखिए अब इसको ऑर्डर में समझिए, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है, गुड कंडक्टर की, यहाँ पे इजिली करंट फ्लो होगा। रजिस्टर क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब थोड़ा सा कम, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसके मुकाबले इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमें उसमें शॉक या करंट कभी फील नहीं होगा। जैसे कि आप नीचे 3 फिगर देख रहे होंगे, ये देखिए ये वायर्स हैं जो कि हम लोग के घर में वायरिंग के टाइम में लगते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, वायर करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। फिर आप ये देख रहे हो एक एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, जैसा कि आपके आयरन होते हैं, इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। ये हीटिंग एलिमेंट हम लोग सप्लाई एक एंड से देते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट क्रिएट हो जाती है, वो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब फिर ये बात आ गई हमारी, देखिए थर्ड वन, ये ग्लव्स क्या होते हैं, जैसे ये जो क्या नाम है, आप देखते हो पावर हाउस जो मतलब इलेक्ट्रिक मैन आते हैं, इलेक्ट्रीशियन, वो लोग क्या होते हैं, हमेशा इस ग्लव्स को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको कभी भी शॉक नहीं लगती, जैसे कि रबड़ हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज करंट 2 एम्पियर। देखिए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 ओम, करंट कितना है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला V इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 22, ये हो गया मेरा 40। अब देखिए पोटेंशियल है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो आंसर क्या हो गया 40 वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज, मतलब पहले पोटेंशियल लिख लीजिए, V की वैल्यू कितनी है मेरी 12 वोल्ट, कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, मतलब अननोन है यानी हमको यही चीज निकालना है। करंट कितना हो रहा है, देखिए आई की वैल्यू क्या है 2.5 मिली एम्पीयर, देखिए स्मॉल यूनिट आ गई। इन द सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, ये आर हम लोग निकाल लेंगे। पहले देखिए जो आई है इसको हम लोग को एम्पियर में, क्योंकि SI यूनिट कन्वर्ट करना होगा, तो देखिए मिली में 1 मिली में क्या होता है, मिली में मतलब क्या होता है, देखिए 10 to the power -3, देखिए मिली एम्पियर तो -3 एम्पियर। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2.5 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। अब देखिए ये मैं डायरेक्ट कैसे लिखा, इसको समझिए, देखिए यहाँ पे समझते हैं लोग। देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। फिर देखिए क्या इसको आप 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख लोगे। ओके, देखिए इसको इस तरीके से बहुत ही डीप में समझिए लीजिए, एक बार समझ लोगे, कुछ जिनको नहीं आता होगा। देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, अब देखिए 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर, यानी 1000।
ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 1 मीटर में 1000, तो जब देखिए अब ये 1000 जब हम इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 mm। तो इसी को हम लिखते हैं 10⁻³ मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। उसी तरीके से देखिए जब मेरा यहाँ पे मिली एम्पियर है, देखिए 1 मिली एम्पियर, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10⁻³ एम्पियर। ओके, अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो हमको R निकालना है, R की वैल्यू क्या होगी V/I। तो V की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ अब देखिए ये पॉइंट से हटेगा, ऊपर एक जीरो, देखिए 120 इंटू, ओके। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए अब क्या कर सकते हो, देखो 112 इंटू 100 इंटू 100/25, 25 से कितनी टाइम 4। अब देखिए 12 4 जा 4800, देखिए ओम ये लिख लियो आप, या तो 4.8 किलो ओम, ये दोनों ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया 4.8 किलो ओम या 4800 ओम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन देखिए ग्राफ बेस दे रखा है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। एंड अमीटर अ वोल्ट मीटर, ठीक है, ये भी कनेक्ट है उसमें। 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या क्या, देखिए ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन्ड बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए 4 सेल दिया है, 1 2 3, देखिए एक 4 जो है हम लोगों ने इस तरीके से वो देखिए 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये 4 सेल हो गए हमारे। अब देखिए जो हमारा इन्होंने क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ठीक है। मान लीजिए नाइक्रोम वायर को हम कुछ रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। अब देखिए मेरा अमीटर है, ये मेरा अमीटर हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर मेरा कैसा कहाँ कनेक्ट होता है पैरेलल में, देखिए ये हो गया मेरी सर्किट। तो ये देखिए ये क्या हो गया 1.5 इंटू 4 इक्वल टू टोटल 6 वोल्ट, और ये मेरा क्या है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ओके। ये देखिए मेरा क्या हो गया डायग्राम हो गया। अब देखिए इसी के फर्दर पार्ट पे आते हैं। फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, देखिए ये मेरा ग्राफ प्लॉट किया गया है। व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V/I, मीन्स हमको क्या निकालना है, R की वैल्यू क्या होती है V/I। देखिए अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब देखिए कि हर जगह क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी सेम आएगी, ठीक है। देखिए चाहे ये यहाँ पे, तो इस तरीके से हमको एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आके 0.6 पे कर रहा है, और इधर से क्या है 0.5 पे। तो जब इसका मतलब कि हर जगह वैल्यू क्या होगा सेम, तो हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी हो वहीं से हम लोग निकालते हैं, अलग अलग हम लोग प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 0.8 वोल्ट, देखिए अब 0.8 यहाँ में कहाँ है आके आप मार्क तो कर नहीं सकते एग्जैक्ट। सेकेंड पॉइंट देखिए 1.2 इसी यहीं कहीं आएगा, लेकिन मार्क हम कर नहीं सकते। 1.6 दिया है तो लेकिन 1.6 के आगे इधर कुछ नहीं दिया है, तो हम उसी को पॉइंट को पिक करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है कि जहाँ पे भी होगा रेशियो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। तो हमने देखा कि 1.5 यहाँ पे जो है ये पॉइंट दे रखा है, जिससे हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को पिक किया। तो 1.5 क्या हो गया मेरा वोल्ट अपॉन करंट कितना है 0.6, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 5 टाइम 2, ये मेरा आ गया 2.5 ओम। तो चाहे आप किसी भी पॉइंट, इस पे भी कितना आएगा 2.5, इस पे भी कितना आएगा 2.5, इस पे भी कितना आएगा 2.5। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यू, इससे यही कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि अगर कोई भी एक वायर है तो उससे क्या होगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा सेम, ओके। अब देखिए इस अगर ये स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, मतलब इसका मतलब ये कि हमको कहीं ना कहीं इन वैल्यूज निकालना है आंसर। तो इसके लिए देखिए हमको ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ अगर ये पेपर प्रिंट होगा तो हम ग्रिड वाइज क्या करेंगे इसको मैच करा के ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज देखिए निकालना होगा तो हम लोग यही एक मेथड है, क्योंकि इसे तो जज करना पड़ेगा। या तो आपके पास ग्राफ में ये चीज़ प्लॉट हो, प्लॉट होने के बाद आप क्या कर सकते हो उसको
भाई इस मेजरिंग स्केल करके भाई मतलब यहाँ पे अगर 0.6 है या 0.8, तो 0.8 कहाँ आ रहा है, तो ये कितना जगह पे आ रहा है, या 1.2 है तो 1.2 से ये कहाँ पे गया। जब ये तक ये एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा तो इसको हम इसे प्लॉट नहीं कर सकते। या ग्राफ पेपर पे हो तो हम लोग एग्जैक्ट निकाल लेंगे, या अदरवाइज क्या कि स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी है, तो भाई क्या ये क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस बेसिस पे क्या होगा, हर जगह पे वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यहाँ पे हम लोग निकाल लिया 2.5 ओम। कहीं से भी निकालो किसी भी पॉइंट से, हर जगह आंसर क्या आएगा 2.5 ओम। अब देखिए अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे कि भाई कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं ऑफ अ कंडक्टर जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ क्या हो गया मेरा, एल। देखिए ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको एल हो गया भाई जितना लंबाई है, ठीक है। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर ये मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, जो ये पार्ट है, देखिए जो सिर्फ ये, क्योंकि करंट से वायर से लंबाई से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए ये अगर आपका वायर है, इस लंबाई से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं वो मेनली ये पार्ट की जिसमें से करंट एक्चुअल में जा रहा है। अब कितना दूर जाएगा वो लेंथ का पार्ट है। फिर थर्ड वन आता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हम कौन सा मतलब मटेरियल यूज कर रहे हैं, आयरन है, कॉपर है, क्या है, कैसा मटेरियल है, वो हम पे डिपेंड कर रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि कैसा हमारा टेम्परेचर कंडक्टर का है। ये सारी चीजें 4 पॉइंट्स है जिसपे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो आइए देखिए फर्स्ट पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या। देखिए सिंपल सा आसान सा, देखिए सोचिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आप खुद सोचो कि अगर करंट हमको किसी वायर में फ्लो कराना है, तो अगर हमको कम दूरी जाना होगा तो हमें दिक्कतें क्या होंगी, कम होगी। मगर अगर उसी रास्ते पे हमको बहुत दूर तक जाना है, जब हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो हमको दिक्कतें भी ज़्यादा होगी। तो अब रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या इट अपोज कर रहा है किसको, करंट के फ्लो को। तो जब ज़्यादा दूर तक अपोज करेगा तो क्या होगा, लंबाई जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा दूर तक अपोज करेगा, लंबाई कम रहेगी तो कम अपोज करेगा। तो इसीलिए क्या हो गया कि रेजिस्टेंस क्या करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लंबा वायर रहेगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, यानी उतना ही ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा। और जितना छोटा हमारा क्या होगा, वायर की लेंथ होगी, उतनी ही कम हमारी रेजिस्टेंस होगी। अब स्टेटमेंट पॉइंट पर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब देखिए यही बात पता है कि व्हेन अ लेंथ ऑफ द वायर गेट डबल, इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल। मतलब देखिए सिंपल चीज है कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, ये देखिए अगर ये L है, ये 2L, तो अगर यहाँ पे आपका R रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2R। क्योंकि देखिए जो दिक्कत यहाँ पे थी आपने फेस की, उसी का दूना अगर है तो दूना दिक्कत आप फेस करोगे। तो इसीलिए क्या हो गया, और R क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, अपोज कर रहा है इसको, करंट को, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ही मेरा डबल हो जाएगा। और वही क्या नाम है, अगर लेंथ को हम लोग हाफ करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी मेरा हाफ हो जाएगा। और लॉन्ग वायर और लॉन्ग कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है रेजिस्टेंस मेरा बढ़ता जाएगा, और लंबाई जैसे जैसे घटेगी वैसे मेरा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब एक छोटा सा बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं हम लोग। देखिए ये मान लीजिए एक वायर है, ये मेरा 2 वायर, ठीक है, आप इस दोनों की थिकनेस देख लीजिए, ठीक, यहाँ पे। अब देखिए अगर मान लीजिए चार्जेस को हम यहाँ से फ्लो करना पड़ेगा, एक फिक्स मान लीजिए x नंबर ऑफ चार्ज है फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, वही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक, और यहाँ पे एरिया कम है। जहाँ ज्यादा एरिया होता है वहां पे आपको दिक्कतें कम होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी का दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ आप सिटी में से जाओ कहीं, मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो आप सिटी में क्या हो, काफी दिक्कतें फेस करोगे, ठीक है, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि आपको अपोज हो रहा है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर हाईवे पे जाओ, तो आप क्या होगा, हाईवे पे जाओगे, रोड चौड़ी हो जाएगी, और क्या होगा, आप इंस्टेंटली चले जाओगे। तो मतलब जैसे ही आपका एरिया बड़ा होता है रेजिस्टेंस वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, काफी कम। तो वही देखिए यहाँ पे क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा।
देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए पॉइंट्स पे आते हैं। व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। देखिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर एक ये वायर अगर आपका है, ठीक है, ये अगर वायर आपका है तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सर्कुलर पार्ट है। सर्कुलर पार्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर हम सर्कल का देखें तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखिए हमने क्या लिखा, देखिए हम लोगों ने देखिए आर इक्वल टू 1/a, जैसे कि देखिए सर्कल है, सर्कल का मेरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो 1 देखिए ये डायरेक्टली है स्मॉल पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो स्क्वायर फैक्टर है, देख लो आप, ये स्क्वायर फैक्टर, उसी स्क्वायर फैक्टर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल। देखिए व्हेन द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। देखिए जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें यहाँ पर होती जाएंगी। और व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ गेट डबल, ओके, देखिए इसी फैक्टर से अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए बाकी फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं तो इस फैक्टर से चेंज। अब देखिए स्टेटमेंट का ये, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डबल, एरिया क्या हो गया, देखिए ए अगर आपका डबल हो गया, द रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। अभी देखिए ये जो है कि आप हाफ जो बोल रहा है कि आर क्या हो गया, 1/2। अभी तक मेरे पास रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन नहीं है, तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा आगे ही इसी वीडियो में कि ये कैसे हाफ हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जब एरिया है तो साथ साथ कुछ लंबाई भी होगी, तो लंबाई क्या होगी उस पर भी कुछ फैक्टर डिपेंड करेगा। ओके, तो अब देखिए द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ, मतलब देखिए पूरा यहाँ पे हम जो आर स्क्वायर लगाए हैं ये कौन है, सिर्फ रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये क्या है यार, रेडियस ऑफ द वायर। अगर देखिए एरिया हमें पूरा पूरा अगर हम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, अब इसको साइंटिफिक टर्म में लेके चलते हैं, आर इज इनवर्सली 1/a, इसका मतलब आर इंटू ए इक्वल डायरेक्ट टू 1, यानी इट मीन्स कांस्टेंट, यानी R1A1 इक्वल टू क्या हो गया। देखिए अब यहाँ से आप इसको रिलेट करा सकते हो। अब हम लोग आते हैं इस स्टेटमेंट पे, R1A1 इक्वल टू R2A2। देखिए मान लेते हैं ओरिजिनल एरिया ए हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड, एरिया क्या हो गया 2a हो गया, ठीक। अब हमको R2 निकालना है। देखिए a से a कैंसिल, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, R/2। देखिए यही बोला है इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। ओके, अब देखिए सेकंड केस में क्या है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज हाफ। देखिए हमारा क्या था RA, देखिए इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, मतलब a बाई एरिया क्या हो गया a/2, रजिस्टेंस निकालना है R2 को। देखिए a से a कैंसिल, ये R क्या करेगा मल्टीप्लाई, R2 की वैल्यू 2 देखिए इट्स गेट डबल आ गया, ठीक है। अब बाकी रह गई बात कि एरिया में जो हमारा रेडियस ऑफ द वायर होगा उस पर डिपेंडेंसी अभी हम लोग थोड़ा रुक के निकालेंगे। ओके, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि देखिए जो रास्ता चौड़ा, थिक मतलब मोटा, जब रास्ता ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे हमें दिक्कतें कम होंगी, तो रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा। और वही पतला वायर रहेगा, जगह कम है, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कतें हमें ज्यादा होगी। अब देखिए द शॉर्ट लेंथ ऑफ, देखिए शॉर्ट लेंथ छोटा लंबाई ऑफ थिक वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लुक। एक तो तार भी देखिए छोटा हो गया, लंबाई भी क्या प्रोपोर्शनल था तो लंबाई भी कम, उससे भी रेजिस्टेंस कम हो गया, और तार भी मेरा मोटा है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। वही रेजिस्टेंस भी लंबा, वायर क्या हो जाए पतला, तो ऐसे में रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। देखिए इसी चीज को अभी मैंने इलेबोरेट किया था। देखिए हमने क्या लिखा था, R डायरेक्ट 1/a। देखिए अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या 1/πr², ये स्मॉल r लिखिए इसको, देखिए R 1/a। देखिए अब जो a है क्या हो गया, यहाँ से 1/π स्मॉल r²। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया 1/πr²। अब देखिए जो हम रिलेशन जानते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई d/2, ये क्या हो जाएगा 1/π d/2 का स्क्वायर
यानी देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए 2 कहाँ चला जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4/πd²। ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम लोग बाद में क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखिए 4/π क्या हो गया, एक तरह से मेरा ये कांस्टेंट अपॉन, मतलब ये जो मेरा R मिला, देखिए एक कांस्टेंट अपॉन d²। d क्या है, डायमीटर। तो वही स्टेटमेंट मेंशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। देखिए इनवर्सली है इसके डायमीटर के स्क्वायर के। देखिए नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। सिंपल चीज, जो हमारा जो भी मटेरियल हम लोग कंडक्टर में यूज कर रहे हैं, अगर मटेरियल की क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा, तो कैसा मटेरियल है, जैसे आयरन है और फिर क्या नाम है आप कॉपर ले रहे हो, फिर सिल्वर ले रहे हो, तो अलग अलग मटेरियल होंगे, उन सबकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस चीज पे भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड करता है कि मेरा वायर जो है किस मटेरियल का बना हुआ है। फिर टेम्परेचर आता है। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस विद ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, मतलब जो इतने प्योर मेटल होते हैं उनमें क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ता जाएगा। और डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द, मतलब देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज और रेजिंग ऑन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटाने पे किसमें, मगर ओनली इन प्योर मेटल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, न कि किसी एक फिक्स पे। अब देखिए इसी चीज को हम लोगों ने एक सिंपल सा एक कंप्लीट फिगर में बना रखा है। देखिए पहला क्या था मेरा, लेंथ, तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखिए ये लेंथ है, लंबाई 1 ओम, देखिए डबल कर दिया गया हमने यहाँ पे, ये 2 ओम। एरिया क्रॉस सेक्शन देखिए A है, तो ये कितना, मान लीजिए 2 ओम है, तो देखिए जब हमको इसी को 2A कर दिया, एरिया को हमने 2A कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसी का हाफ हो गया। देखिए द टेम्परेचर T ऑफ द मटेरियल, द हायर टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंस। सिंपल चीज है कि अभी हमने R डायरेक्टली किया था कि फॉर प्योर मेटल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। द काइंड ऑफ मटेरियल की था हमारा, द काइंड ऑफ मटेरियल जैसे आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर कॉपर कंडक्टर। ओके, देखिए अब हमारी आती है रेजिस्टिविटी। देखिए अभी तक जितने भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था उन सबसे हम लोगों ने देखिए इन चारों पॉइंट से कंक्लूड करके अब हम लोग निकालते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है कि पहला हमने पॉइंट R ये पढ़ा था और सेकंड पॉइंट क्या था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या मिल गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, रो। इसी रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए जो रेजिस्टिविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए अब इसकी यूनिट आप देख रहे होंगे ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम। देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब ये देखिए इसकी एसआई यूनिट कैसे डिराइव होती है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप क्या लिख लोगे, देखिए आपका ये देखिए R इक्वल टू क्या है, रो L/A। तो रो की वैल्यू क्या हो गई, R इंटू A/L। R क्या है, रेजिस्टेंस ओम, A क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट L क्या है, लेंथ मीटर। देखिए इससे एक कट गया, ये क्या बन गया, ओम मीटर। ये मेरा क्या हो गया, यूनिट, एसआई यूनिट हो गया किसका, रेजिस्टिविटी का। देखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। जो भी मैं कोई भी एक वायर है ये इसकी लंबाई पे नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी निकालते हैं वो क्या होता है कि हमेशा मटेरियल पे डिपेंड होता है और साथ साथ किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर। तो किसी भी एक मटेरियल का हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। ये आपका देखिए इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितना लंबाई उसका यूज कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिए रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। एक्चुअली देखिए रेजिस्टिविटी होता क्या है, देखिए जैसे आप एक वायर है, आसान भाषा में समझिए इसको। वायर में क्या है कि मान लीजिए हम 5 ओम बोल दिए, तो 5 ओम क्या है कि एक फिक्स हो गया, मगर हमको जब रेजिस्टिविटी का मतलब है किसी भी मटेरियल हमको मान लीजिए 100 ओम चाहिए, 5 ओम एक ही वायर है, ठीक है, हमको 100 ओम चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी लंबाई और बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे।
ओके। तो मगर उसमें क्या, जो उन सबको जोड़ जोड़ करके वो वैल्यू हम लोग अटेन करते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल का एक फिक्स अपना रजिस्टिविटी रहेगा तो उसको बढ़ाया जाता है वायर, जिससे कि क्या हो जाएगा कि भाई किसी तरीके से करके वो वैल्यू अटेन कर जाए। इसीलिए क्या होता है, जो रजिस्टिविटी होता है वो पूरे मटेरियल का फिक्स होगा। और ये हमारा अपना खुद का कैलकुलेशन है कि हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम लोग क्या रेजिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई बढ़ाने से हमें सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे अगर ये वायर है तो मान लीजिए यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है मेरा 1 ओम, तो यहाँ तक का 2 ओम, और ये मान लीजिए हाफ 2.5 ओम हो गया। ये रेजिस्टेंस पूरा वायर का हो गया। लेकिन रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये पूरे वायर की हर जगह रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो यही होती है रजिस्टिविटी, जिसको हमने बोला कि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। ओके। अब देखिए, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, काफी कम होगी, काफी कम हिंड्रेंस करेगा। तो वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखिए, अब हम लोग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रजिस्टिविटी, द रजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, जितनी कम होगी उतनी ही मेरे लिए इजी होंगे। अब रही बात कॉपर की आते हैं, तो कॉपर क्या होता है मेरा सिल्वर से थोड़ा सा, क्योंकि सिल्वर में तो सबसे कम जरूर होता है, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर रजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम जरूर होगी। लेकिन सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर। देखिए, अब हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, जो भी मेरा इस वायर लगता है, हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लियंसेस सच है, देखिए जितने भी हमारे अप्लियंस होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, आर मेड ऑफ ऑन एलॉय। अब देखिए एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मोस्टली देखिए एक या दो मेटल से मिलके बने होते हैं। देखिए ये एलॉय क्या होता है, एक या दो मेटल से मिलके बने होते हैं, जिससे कि रजिस्टिविटी को हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकें कि भाई किसी चीज को कितनी रजिस्टिविटी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग दो या तीन चीज को मिक्स करते हैं मेटल को। देखिए वही चीज लिखा है, आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। एक ही मेटल बनाएंगे तो उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ मिक्स करते हैं। अब देखिए, द रजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब देखिए रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। अब इसको दूसरे समझिए, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से क्या है, एनर्जी। तो रजिस्टिविटी का मतलब उसमें रुकावटें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम उसमें कंटिन्यूअस सप्लाई देंगे तो सप्लाई तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि जा नहीं पा रहा है, जितना हम करंट दे रहे हैं उतना तो उस पर दूसरी निकल नहीं पाएगा। तो जो एनर्जी इनपुट है, वो जो एनर्जी क्या हो रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। तो हिंडर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी का प्रॉपर्टी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जब एनर्जी न तो क्रिएट होगी न डिस्ट्रॉय होगी, जो इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने रजिस्टिविटी को बढ़ाया है। तो बढ़ाने के लिए क्या हिंड्रेंस होगा, उस हिंड्रेंस से क्या हो जाती है, सारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। सेकेंड, एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजली। ये भी हमारा एक बहुत मोटो होता है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी चीज को कॉइल की जब ज्यादा हीट करते हैं तो मेल्ट कर जाता है। तो हमारा ये भी मोटो होता है कि जो मेरा एलॉय हो वो क्या होगा, जल्दी से गले ना, क्योंकि हमारा पर्पज ही क्या है, उसको हीट करने का। तो जब हमें हीट लेना है तो एक टेम्परेचर के बाद क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, तो मेरे यूज में उतना प्रॉपर नहीं आ पाएगा। अब देखिए इसी जैसे कि आयरन में देखिए नाइक्रोम alloy is used for making the heating element of electrical appliances such as, देखिए इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम वायर हो गया, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल। अब देखिए वही सारी प्रॉपर्टी नाइक्रोम वायर में भी है। नाइक्रोम वायर क्या है, एक अलॉय है। देखिए नाइक्रोम वायर हैज वेरी हाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या है, हाई है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द नाइक्रोम वायर डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजली। ये भी मेरा मोटो होता है कि अगर वायर क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, तो हमारा कोई भी यूज में वो नहीं आ पाएगा, कि हम हीट तो करने चल दिए लेकिन वायर क्या हो गया, मेरा मेल्ट कर गया, तो भी चीजें सारी क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो भी मेरा अलॉय होना चाहिए वो क्या हो, रजिस्टिविटी हाई हो, साथ ही साथ वो मेल्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारा प्रॉपर्टी किसमें हमको मिल गया, नाइक्रोम वायर में। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, नाइक्रोम वायर को इन सब क्या नाम है, हीटिंग एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। द रजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब जो सेमीकंडक्टर, देखिए इनका नाम ही है सेमी, मतलब ये कि पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है, ये हाफ एक तरह से सेमी है, थोड़ा कंडक्ट करेंगे।
तो ये किसके बीच लाई कर रहेंगे? कंडक्टर जो कि पूरा अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहा है, इंसुलेटर जो कुछ नहीं, तो इन दोनों के बीच में ही क्या करते हैं, ये सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बीच में लाई करते हैं। एंड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती चली जाएगी। अब देखिए अभी हमने बोला सिल्वर, देखिए सिल्वर की यहाँ पे आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, देखिए सिल्वर है, सिल्वर कितनी है रजिस्टिविटी, सबसे कम 1.6। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर का भी देखो आप लोग 1.69। फिर देन थर्ड वन इज एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए अब जैसे जैसे नीचे हम लोग जा रहे हैं रजिस्टिविटी क्या होती है, ये मेरी बढ़ती जा रही है। ओके, अब फिर देखिए नाइक्रोम वायर का, देखिए जैसे कि जब भी अलॉय की बात हुई है, देखिए मैग्नीशियम A1 अलॉय कांस्टेंट है, 2 सेकंड अलॉय एंड देन नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में देख रहे हो आप 110 - 8 ओम मीटर, तो इतनी हाई रजिस्टिविटी है इसकी, तो इसलिए ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारा यूज़ होते हैं। और जर्मेनियम की रजिस्टिविटी 0.6 एंड और सिलिकॉन की ये। फिर इंसुलेटर पे आते हैं, देखिए अब इनका देखिए ऑर्डर 10⁻10। अरे मतलब कहाँ, ये देखिए कितने छोटे 1.6 और ये कितने हो गए 10⁻10, तो ये कहीं से कंपेरेबल है ही नहीं। इसलिए क्या होते हैं, ये सारे कैसे काम करते हैं मेरे इंसुलेटर की तरह। देखिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, देखिए लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर, एरिया में कितना दे रखा है 1.7 × 10⁻⁻6 हैज ए रेजिस्टेंस, ये मीटर स्क्वायर, आर की वैल्यू मेरी कितनी हो गई। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, फॉर्मूला लिख लेते हैं, R = ρL/A। हमको रेजिस्टिविटी रो निकालनी है, रो की क्या हो गया R × A/L। देखिए सारा सब SI यूनिट में, ये मीटर, ये ओम में। रेजिस्टेंस कितना था मेरा 2 × 10⁻², एरिया कितनी है 7 × 10⁻6, और लेंथ हमारा कितना था, दैट इज 2 मीटर। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, रो की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 1.7 × 10⁻8। अब देखिए ये पावर क्या हो गया आपस में ऐड, क्योंकि ये देखिए फॉर्मूला होते हैं 8⁻m × 8⁻n = 8⁻m + n। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने क्या -2 और -6 को सेम साइन थे तो ऐड हो गया। ठीक है, अपोजिट साइन होते तो सब्ट्रैक्ट होते। ये क्या हो गया, इसके SI यूनिट ओम मीटर, ये मेरी रजिस्टिविटी निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए ये मेरा 0.5 डायमीटर दे रखा है। जैसे कि हम लोग देखिए जानते हैं रिलेशन क्या होता है, D = 2R, तो इसका मतलब हमको R क्या हो जाएगा D/2। तो यहाँ पे देखिए अगर डायमीटर क्या है 0.5 mm, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 mm/2। देखिए 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हैं, और एक ये 2 अलग, तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हो गई मेरी 1/4 mm। सिंपल समझिए इस चीज़ को। देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो एक 0.5 का 2 आ गया और दूसरा क्या है ये 2, तो R की वैल्यू 1/4 mm। ये मेरा क्या दे रखा है, देखिए रजिस्टिविटी, और ये मेरा दे रखा है हमारे साथ क्या है कि इस रेजिस्टेंस पे हम लोगों को लेंथ निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए R = ρL/A। ओके, तो हमको क्या निकालना है L, तो L = देखिए ये इधर जाएगा R × A/ρ। तो R की वैल्यू मेरी कितनी है 10, एरिया की वैल्यू कितनी है πr², पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। अब देखिए ये mm है तो इसको क्या लिख सकते हो 1/4 × 10⁻³ का मीटर, तो 1/4 × 10⁻³ का देखिए पाई r² अपॉन क्या हो गया मेरा, देखिए 1.6 × 10⁻⁸। देखिए क्या हो जाएगा 10 × 22 × 10⁻⁶, ये 7 × 4 का स्क्वायर 16, 1.6 × 10⁻⁸। देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी मेरा आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। अब आइए देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखिए अ 6 ओम वायर, देखिए पहले आर इनिशियल R1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम, ठीक है। वायर इज डबल्ड, जो वायर है देखिए मान लीजिए अगर एक पूरा एक वायर है, इसी वायर को हम लोग क्या कर दिए डबल कर दिए, ओके। देखिए डबल्ड अब बाई फोल्डिंग, क्योंकि क्यों किया गया बाई फोल्डिंग, तो ये अपना पूरा वायर था तो इसको हमने क्या कर डबल कर दिया गया है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब देखिए अभी हम लोग जान रहे थे कि क्या होगा, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब लेंथ हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, तो R1 L1 इक्वल टू R2 L2, ओके। देखिए वही बोल रहे थे रेजिस्टेंस वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग डबल, अब बाई फोल्डिंग मीन्स क्या हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई कम हो गई। अब देखिए दूसरी चीज एरिया क्या हो जाएगा डबल, तो अब देखिए जो पहले A1 था वो क्या हो जाएगा A2, तो अब देखिए लेंथ पे एरिया सब पे डिपेंड होगा। देखिए हमें कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, देखिए अब किसी भी मटेरियल का रो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, तो अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे रो L बाई ए, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब इसी को देखिए अप्लाई करते हैं, R1 A1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। R की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी 6, एरिया कितना है A मान के चल रहे हैं, इनिशियल लेंथ L, R2 निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा देखिए वायर को देखिए डबल करते ही 2A, ओके। लेंथ लंबाई भी क्या हो गई हाफ L बाई 2, देखिए यहाँ से ये 1 अपॉन ए से ए कैंसिल, L से L कैंसिल, देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा 6 इक्वल टू R2 इंटू 2, अब देखिए ये जो 2 नीचे से ये भी कहाँ गया ऊपर 2 इंटू 2, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 6 बाई 4 इक्वल टू 1, देखिए कट जाएगा 3 2 1.5 ओम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर, देखिए पहले ही लेंथ कितना दे रखा है हमको 1 किलोमीटर, इसको ऐसा यूनिट करिए 1000 मीटर एंड 0.5 mm डायमीटर, तो डी की वैल्यू क्या है 0.5 mm, इसको सीधे क्या लिखो आप 1/2 mm यानी 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी अगर हमको इसका रेडियस लिखना होगा तो 1/2, ठीक है ये मीटर, इसका मतलब क्या हो गया रेडियस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³ मीटर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, ये मेरा क्या हो गया रो, हमको आर निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सारी वैल्यू रो रख देंगे हम लोग, रो की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितना हो गया 1000, ये एरिया की वैल्यू क्या है पाई 3.14 ले सकते हो या 22/7 आपके ऊपर है। आर देखिए 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब जो भी हमारा यहाँ से आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, हमको यहाँ पे क्या निकालना है एरिया, इफ इट्स लेंथ इज, जो लेंथ था कितना हो गया ये देखिए 1 मीटर, ठीक है। आर रेजिस्टेंस कितना है 23 ओम, रेजिस्टिविटी मतलब रो कितना दे रखा है 1.84, तो सिंपल सा फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, 23 इक्वल टू 1.84, देखिए ये ठीक है इंटू रो हो गया, लेंथ कितना है 1/a, तो ए की वैल्यू क्या हो गई देखिए 1.84 इंटू, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 20, ये करीब 6 टाइम कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको देखिए वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट हो, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि हमने नोट्स भी पूरे स्ट्रक्चर्ड बनाए हैं कि अगर आपके मान लीजिए स्कूल में या कोचिंग में कहीं पे भी नोट्स नहीं दिया जाता तो आप मेरा इस पूरे लेक्चर में जो भी कंटेंट है आप उसको अगर अपने कॉपी पे भी नोट कर लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ अगर मैंने न्यूमेरिकल भी आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ तक कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को, और हो सके तो अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।